बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है बीकानेर से। कलेक्टर से अभद्रता मामले में बड़ा अपडेट है। आईएएस लॉबी के बाद आरएएस अधिकारी भी लामबंद हो गए। मंत्री रमेश मीणा के व्यवहार पर आरएएस लॉबी ने भी नाराजगी जताई है। संभागीय आयुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आरएएस अधिकारियों ने मंत्री से माफी की मांग की है। आपको बता दें, कल मंत्री रमेश मीणा ने कार्यक्रम से कलेक्टर जब उनके फोन पर बिजी थे तो उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने देर शाम तक सफाई भी दी, लेकिन उससे पहले ही आईएएस लॉबी एक्शन में आ चुकी थी। सीएम को उन्होंने खत लिखकर इस घटना की निंदा की थी और अब आरएएस लॉबी भी खुलकर उनके समर्थन में आई है। और विक्रम जगरवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विक्रम, क्या कुछ लिखवाया है आरएएस लॉबी ने अपने लेटर में, क्या कुछ लिखा है? जी बिल्कुल, आज जो बीकानेर जिले में पदस्थापित जो आरएएस अधिकारी हैं, सारों ने मिलकर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में मुख्यमंत्री के से ये मांग की गई है कि जिस तरीके का जो पंचायती राज मंत्री जो मीणा रमेश मीणा है, उन्होंने जो व्यवहार किया है कलेक्टर से, वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। और इस तरह से जो अधिकारी है, जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनका जो काम भी प्रभावित होता है। और तो उन्होंने ये मांग की है मुख्यमंत्री से कि इस तरह के आचरण को लेकर खेद प्रकट करें मंत्री, या उसके लिए वो माफी मांगे, ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी सरकार का काम करते हैं वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इस काम को कर सके। कल आईएएस अधिकारियों ने भी जो है कलेक्टर के मुद्दे को लेकर लामबंद हुए थे सभी लोग। और अब जो है वो पूरे जिले के जो आरएएस अधिकारी हैं, जिनमें एडीएम ओम प्रकाश मेहरा हैं, चाहे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एएच गौरी हैं, उसके साथ साथ जो जितने भी विभागों में जो सीनियर आरएएस अधिकारी या जूनियर आरएएस अधिकारी लगे हुए हैं, उन सभी ने मिलकर आज ये संभागीय आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। जी देख, आईएएस लॉबी ने विक्रम जब अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेटर के जरिए सीएम को लेटर भेजा था, उस वक्त तक मंत्री रमेश मीणा की सफाई सुर्खियों में नहीं आई थी। लेकिन कल देर रात तक मंत्री रमेश मीणा की सफाई भी सुर्खियों में बनी। आरएएस लॉबी उस सफाई से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, जिस तरीके का माहौल बीकानेर में बन रहा है, और आरएएस और आईएएस अधिकारियों की अगर बात छोड़े तो अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं वो भी आज उन्होंने भी अपने अपने ज्ञापन दिए हैं। और उसके साथ आमजन ने जिस तरीके से मंत्री के रवैये को लेकर जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि ना तो अधिकारी उनके व्यक्तित्व वो संतुष्ट हैं, या ना ही जो आम जनता है या जो कर्मचारी हैं वो इस व्यवहार को कतई सहन नहीं करना चाह रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। यहां एक कार पर फायरिंग हुई। नई धान मंडी में बाइक सवार युवकों ने फायर किए। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, एक कार पर फायरिंग हुई है। नई धान मंडी में बाइक सवार युवकों ने कार पर फायरिंग की। इस फायरिंग में कार सवार युवक बाल बच गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। श्रीगंगानगर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है। देखिए, ये वो कार जिसमें कुछ लोग जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार कुछ युवक आए और इस कार पर गोलियां बरसा दी, फायरिंग की। देखिए, एक बाइक भी वहां पर नजर आ रही है। अब क्या इसी बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे या किसी और गाड़ी पर, ये कुछ ही देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि युवक वहां से फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की है। नाकाबंदी जगह जगह करवाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल जी, जो कार सवार युवक जो इस फायरिंग में बाल बचा है, उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है ताकि हमलावर युवकों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। साथ ही साथ जो हमलावर युवक इस पूरी प्रकरण के दौरान अपनी जो बुलेट मोटरसाइकिल छोड़ के गए हैं, उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी इस समय पुलिस हमलावर युवकों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि फायरिंग की घटना के तुरंत बाद ही जैसे ही युवक मोटरसाइकिल से फरार हुए, उसके बाद में ही पुलिस के द्वारा नाकाबंदी कर दी गई। साथ ही साथ जो पुलिस का एक इंटेलिजेंसी है वो भी सक्रिय हो गई है ताकि जल्द से जल्द बाइक सवार इन 2 हमलावर युवकों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जा सके। हमलावरों की संख्या कितनी थी? इस वारदात के पीछे क्या कोई कारण सामने आ रहा है? और तीसरा सबसे अहम सवाल, क्या श्रीगंगानगर में हथियार लेकर सड़कों पर घूमना इतना आसान हो चला है?
देखिए, ये पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वाकई हथियारों को लेकर घूमना ही नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करना भी लग रहा है कि क्रिमिनल्स मेंटेलिटी के लोगों के लिए काफी आसान और सजग दिख रहा है, तभी वो दिन दहाड़े इस तरह की फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और ये फायरिंग जिस तरह से विंडशील्ड पर पड़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कार सवार युवक को टारगेट करने के मकसद से ये फायरिंग की गई थी। लेकिन गनीमत ये रही कि कार सवार युवक बच गया और उसने भी अपने डिफेंस में इस बाइक सवार हमलावर युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि बुलेट बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन हमलावर युवक फरार हो गए। बाइक पर जो हमलावर युवक आए थे उनकी संख्या 2 थी। साथ ही साथ पुलिस की जो भी तफ्तीश है वो इस पूरे मामले पर जुटी हुई है कि जो कार सवार युवक है उससे ही पूरी इनपुट निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी पर भी यदि कोई शक हो तो उसी आधार पर बाइक सवार हमलावर युवकों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से है। सिमलिया थाना इलाके में बने टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। फास्टैग से रुपए कट गए, इसके बाद भी कर्मचारियों ने नकद राशि मांगी। ऐसे में युवक ने राशि देने से मना किया तो कर्मचारियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक महिला को भी चोट आई। पीड़ित ने कर्मचारियों की शिकायत थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जयपुर में कांग्रेस नेता गोपाल केशावत की बेटी के किडनैपिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वारदात के समय बेटी ने केशावत को फोन भी किया। उसने कहा, कुछ लड़के पीछा कर रहे हैं, पापा जल्दी आओ। केशावत ने देर रात प्रतापनगर थाने में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया। उधर सीएसटी और पुलिस टीमें अभिलाषा केशावत की तलाश में जुट गई है। रिपोर्ट में बताया गया, अभिलाषा स्कूटी से सब्जी लेने एनआरआई सर्किल तक गई थी, वापस नहीं लौटी तो परिवार ने ढूंढा। जब कुछ पता नहीं लगा तो रात को थाने में मामला दर्ज कराया। इस बीच मंगलवार सुबह स्कूटी एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच हो रही है। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित पिता गोपाल केशावत समर्थकों के साथ पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर बेटी को ढूंढने की मांग की। जो अपहरण हुआ है लगभग 16-17 घंटे हो गए हैं और अभी तक कोई बरामदगी बच्ची की नहीं हुई है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे विश्वास भी है कि पुलिस जयपुर की है, कमिश्नरेट का कुछ रिकॉर्ड भी रहा, बच्चियों को लाए भी हैं पूर्व में भी। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी लाएं और जो संदिग्ध जो नाम थे मैंने उनको बताए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आरसीए चुनाव का रास्ता साफ हो चला है। हाईकोर्ट से चुनाव कराने की इजाजत मिल गई है। नए चुनाव अधिकारी चुनाव करवाएंगे। चुनाव की तारीख आरसीए कार्यकारिणी तय करेगी। आरसीए के चुनाव को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी राकेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरसीए के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। राकेश। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से आरसीए चुनाव को लेकर एक बार जो विवाद उठा था, उस विवाद के बाद आरसीए में कुछ बदलाव भी किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले पर आरसीए के चुनाव पर रोक लगवा दी थी। अब जो जिला क्रिकेट संघों की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि अब हाईकोर्ट ने जो चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। नए निर्वाचन अधिकारी को विधिवत चुनाव करवाने की व्यवस्था दे दी है। यानी आज जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जो गतिरोध अब तक बना हुआ था वो साफ हो गया है। अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अब चुनाव हो सकेंगे और जल्द ही चुनाव होंगे। क्योंकि इस मामले को लेकर जिस तरीके जो विवाद आए थे, अब उन विवादों का इस आदेश के बाद निश्चित तौर पर निस्तारण भी होगा और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अब आसानी से संपन्न हो सकेगी। याचिका जो खारिज की गई है ये 4 जिला क्रिकेट संघों की तरफ से दाखिल की गई थी। इसे किस बेसिस पर खारिज किया है कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए जो याचिका में जिस तरीके से निर्वाचन अधिकारियों को लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया था, जो चुनाव में प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उसको लेकर ऑब्जेक्शन किया था, तो आरसीए ने जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे, जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर जवाब मांगा तो आरसीए ने उसमें बदलाव भी किया था और जो तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी थे उनको हटा करके दूसरे जो निर्वाचन अधिकारी लगाए हैं। तो नए निर्वाचन अधिकारी ही अब जो चुनाव होंगे उनको संपन्न करवाएंगे। आरसीए ने हाईकोर्ट के जो निर्देशानुसार ऐसी व्यवस्था कर दी थी
तो जो ये व्यवस्था की गई है उस नई व्यवस्था के तहत अब आरटीए को चुनाव करने की हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। तो आरसीए के जो ओर से जो वकील है उनसे आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, जो अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल हैं जिन्होंने आरटीओ की ओर से पैरवी की और उन्होंने हमें बताया भी है कि चूंकि ये मामला जिस तरीके से जो जिला संघों ने पेश किया था अदालत में उस तरीके से सही नहीं था और जो चूंकि चुनाव अधिकारी को लेकर के हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे और उसके अनुसार आरटीए ने उसमें बदलाव भी किए हैं और अब हाईकोर्ट ने जिला संघों की याचिका को खारिज किया है। तो अब जो है नए निर्वाचन अधिकारी जो चुनाव है वो करवा सकेंगे। हाईकोर्ट ने क्या अपनी तरफ से कोई टिप्पणी इस मामले पर की है और या फिर कोई डूज एंड डोंट्स दिए हैं? अभी देखिए, बिल्कुल जो चूंकि अभी हाईकोर्ट के आदेश है, रिटन कॉपी अब से कुछ देर में आने वाली है, तो निश्चित तौर पर उसमें जो हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं वो आदेश में क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी जो सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो आरटीए के चुनाव हैं वो करवाए जा सकते हैं और क्लीन चिट आरटीए को इसमें दे दी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर है, खेत में पशु चराने गई महिला कुएं में गिर गई। कुएं में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई। गोगुंदा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने बुजुर्ग महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया है। छिपाला गांव में यह घटनाक्रम सामने आया। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। ये बुजुर्ग महिला खेत में पशु को चराने के लिए लेकर गई थी और इसी दौरान कुएं में डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के बाद भरतपुर में हिंदू देवी देवताओं को लेकर शपथ दिलाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया। विहिप ने शपथ पर आपत्ति दर्ज कराकर आंदोलन की चेतावनी दी। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में रविवार को संत रविदास सेवा समिति की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। समिति की ओर से यह 5वां आयोजन था। सम्मेलन में 11 जोड़ों को सामूहिक विवाह उनका करवाया गया। इससे पहले सभी का धर्म परिवर्तन कराकर बौद्ध धर्म ग्रहण कराया गया। फिर सभी जोड़ों को 22 शपथ दिलाई गई। ये 22 शपथ हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की थी। बात हादसों के मंगलवार की। प्रदेश में आज शहर शहर रफ्तार का कहर दिखा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं रफ्तार के कहर की। 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पाली, नागौर, दौसा, राजसमंद और उदयपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग हादसों में कुल 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खबर कोटा से। नानता इलाके में पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है इलाके में शाम ढलते ही पैंथर मौत बंद सड़कों पर दौड़ता है, लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। देर रात को भी पैंथर स्कूल से बाहर आया, लोगों के घरों में घुस गया। पैंथर को देखते ही डरे सहमे लोगों ने दरवाजे बंद कर अपने आप को घरों में कैद कर लिया। घरों के बाहर पैंथर के पगमार्क साफ देखे जा सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने जल्द पैंथर का रेस्क्यू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। माना जा रहा है मादा पैंथर है, उसके साथ शावक भी है। फिलहाल लोगों में दहशत है। नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कहीं कैसा कचरा नहीं है। ये कहाँ से आया? ये पंजे के निशान है उसका। इस पे पंजे के निशान थे? ये डोल पे से कूद के अंदर गया ये। तो इस पे क्या पंजे के निशान थे? हाँ, पंजे के निशान थे। गाय की आवाज आई अच्छा, बाहर निकल के। फिर मैं वापस किचन में गई तो वापस मेरे को जोर से धम आवाज आई। मैंने वापस निकल के किचन में से बाहर देखा तो वो मुझे वही दिखाई दिया। इतना बड़ा मुंह था उसका और ऐसे बैठा था, हाथ उसके न्यू थे। कहाँ पे बैठा हुआ था? ये डोली पर। गेट लगा दिया। इनसे सबसे बोल दिया मैंने कि गेट लगा लो। गेट लगा लो। किनसे कहा आपने? दोनों से, मेरे हस्बैंड से और ससुर जी से। जो मेरी वाइफ ने आवाज़ लगाई जोर से, तो आगे जो मैंने बाहर जाके देखा उस पर मैंने वो किचन में अंदर थी। वो किचन में अंदर थी, जो मैंने देखा जो वो मैंने भी अंदर से कुंडी लगा ली, इतने वो निकल गया था। तो क्या आपने देखा उसे? नहीं, मेरी वाइफ ने देखा। जाते हुए देखा, आते हुए देखा? जाते हुए मेरी वाइफ ने देखा। मैं थोड़ा अंदर था, मैं सो रहा था उस टाइम। मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने जोधपुर आए। उन्होंने हाल ही में बीकानेर जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर निकालने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो पर बयान दिया। कहा सरकार के नुमाइंदों द्वारा जिला कलेक्टर को बाहर निकालने की घटना दुखद है। उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार है या नहीं है, ऐसा लग रहा है अल्पमत में है।
2 भागों में बटी हुई है। माफ कीजिएगा, अर्जुन राम मेघवाल मंत्री, उनका रिएक्शन। ये पता नहीं चल पा रहा है अल्पमत में है या बहुमत में, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। 2 खेमों में बंटी हुई है, ये सबको पता है। कौन किसको नीचा दिखा रहा है, ये भी सबको पता है। अरे भाई, आप ये देखिए ना कि आप इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। आप बिहेव तो प्रॉपर कर सकते हो ना। बिहेवियर भी एक पार्ट होता है। मुझे लगता है कि सरकार की जो क्राइसिस है उसमें एक ये क्राइसिस भी जुड़ गया है। ये क्राइसिस सरकार संकट में। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार के गुजरात में कांग्रेस के सत्ता हासिल करने के दावों को थोथा कहा। सरकार पर हमला बोलते हुए कटारिया ने कहा, कांग्रेस का सरकार बनना तो दूर, कांग्रेसी दिग्गज भी धराशायी होंगे। कटारिया ने कहा, कांग्रेस के नमूने भी बच जाएं तो बड़ी बात होगी। तो यार, आजकल तो अशोक गहलोत साहब जो भी बोल रहे हैं, उनकी किसी भी बात में मुझे कोई दम लगता नहीं। वो जिस प्रकार से बातों को करके अपने आप को एक तरह से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब गुजरात जैसी जगह में कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। अरे सरकार तो ठीक है, नमूने बच जाएं तो उनको रुकवाने की कोशिश करना है। और आपने तो मैदान ही खाली छोड़ दिया है, तो आपने एंटर करा दिया। तो वास्तव में मुकाबला किसके बीच में हो रहा है, ये तो आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि पिछली बार तो 99 थी, एक बार 120 से अधिक सीटें आएगी। ये सर्वसाधारण व्यक्ति भी बोलता है और हमारा यहाँ का सट्टा बाजार भी लंबे समय से बोल रहा है, जो काफ़ी बड़ी टीम भेज करके ही एनालिसिस करते हैं। हम तो वहाँ गए नहीं हैं, लेकिन जो कुछ समाचार पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं लोग, जो बातचीत हो रही है, उसके आधार पर गुजरात तो पहले से भी अधिक सीटें जीत करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करने झुंझुनू आए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा के बयान पर पलटवार किया। कहा, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो, मुकदमों में वांछित रहे हों, उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है। पंचायती राज मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान के विकास को लेकर कोई गलतफहमी में न रहे। राजस्थान कोई चारागाह नहीं, जहां सभी अपनी मर्जी से यहां काम करेंगे। हजारों महिला इस बात की सबूत है कि इस प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको इस प्रकार IAS एसोसिएशन ने प्रचार प्रसार कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन भर ऐसा ही काम किया है, वो कह रहे हैं कि भाई इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो और मुकदमों में वांछित हो, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो। तो कुछ लोग हैं सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के दिशा निर्देश में जिलों में जा रहे हैं। तो गरीब जनता है, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, गरीब को काम मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ा काम है, चाहे मैं मंत्री हूँ चाहे हमारे अधिकारी हूँ, सबको मिलकर गरीब के लिए काम करना। इस राजस्थान का विकास हो और किसी को ये गलतफहमी में नहीं रहे कि राजस्थान कोई चारागाह भूमि है, अपनी मर्जी से कोई काम कर लेगा। यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। रोजगार मेले के दूसरे चरण के मौके पर अजमेर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, केंद्र सरकार अगले साल तक देश में 10 लाख रोजगार देने के अभियान में जुटी है और पिछले 2 महीने में पारदर्शी तरीके से हर भर्ती को पूरा करते हुए 1.5 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जबकि कुछ राज्य सरकारें इस काम में भी पिछड़ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भरोसे को तोड़ने का काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के हाथों द्वारा आज 71,056 युवा साथियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आज कर कमलों द्वारा दिया गया। बहुत खुशी की बात है। इन सब 71,000 परिवारों में आज एक नई खुशियां दौड़ेगी और ये आज द्वितीय चरण था। इससे पहले
75,226 नौजवानों को पिछले महीने 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन रोजगार दिया गया था। इसी कड़ी में कुल मिला के 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा अभियान संपूर्ण पारदर्शिता के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।